हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन और मैं हूं आपका एजुकेटर जाकिर हुसैन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे पास होगा प्रोटीन्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर को देखा था और हमने इसे डिटेली डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा था। अगर आपने वही नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। आज हमारा जो डिस्कस में रहेगा वो प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो है लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंस से। और इसके अलावा अगर बात करें, हम जो आज डिस्कस करेंगे वो प्रोटीन्स होगा। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है और इसके कौन से और कितने टाइप्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बेस से सारे जो टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन जो हमारे पास है, वो एक कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो हमारे पास ब्रिजिलियस था। ब्रिजिलियस यानी कि ब्रिजिलियस ने हमें बताया था प्रोटीन के बारे में। ब्रिजिलियस। अब ब्रिजिलियस इज अ साइंटिस्ट हु टेल्स अबाउट द प्रोटीन, यानी कि इसने हमें बताया कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हमें पता है कि प्रोटीन इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। हमें पता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं किसी न किसी बायो एलिमेंट्स के तौर पे। और अगर इसकी बात करें तो हमारे पास प्रोटीन जो कंसिस्ट होते हैं वो किस चीज से कंसिस्ट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और इसके अलावा फास्फोरस पे भी मुश्तमिल होते हैं। तो फिर बात करें तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो प्रोटीन इन बायो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा। अगर बात करें प्रोटीन को, प्रोटीन जो हमारे पास है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है प्रोटियस। यानी कि हम कह सकते हैं कि द वर्ड प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज प्रोटियस व्हिच मींस फर्स्ट रैंक, यानी कि इसका जो होगा फर्स्ट रैंक होगा। अब प्रोटीन की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट रैंक किससे लिया गया है? क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रीक लैंग्वेज प्रोटियस के वर्ड से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। अब सबसे पहले आपको बताता चलूं कि प्रोटीन में कोई भी एनर्जी वगैरह में नहीं मिलती। प्रोटीन बेसिकली है क्या? प्रोटीन हमारे पास मुख्तलिफ चीजों पे फॉर्मेशन से काम आते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हेयर्स हो गए, हमारे पास स्किन्स हो गई और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स जो हैं, ये सारे सब कुछ क्या है? प्रोटीन्स हैं। मसल्स हैं हमारे पास, ये सारे सब कुछ प्रोटीन्स हैं। हमें प्रोटीन्स कोई भी एनर्जी नहीं देता बल्कि हमारे फॉर्मेशन से काम आता है। और इसके अलावा बात करें हमारे पास जो प्रोटीन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर व्हिच परफॉर्म डेफिनेट फंक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोटीन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो भी पॉलीमर्स होंगे अमीनो एसिड के अरेंज होंगे एक ही मैनर पे, एक पार्टिकुलर मैनर्स पे तौर पे, तो फिर हम उसे प्रोटीन का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले प्रोटीन जो है हमारे पास, वो उनमें से जो बांड होती है वो पेप्टाइड बांड होती है। याद रखेंगे कि प्रोटीन जो भी होंगे पेप्टाइड बॉन्ड होगी। पेप्टाइड बॉन्ड कहें, लिंकेज कहें, एक ही बात होती है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके अलावा याद रखेंगे कि जो इन पे एंजाइम जो एक्ट करता है वो एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन या पेप्सिन कह सकते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन या इसके अलावा प्रोटियोज, प्रोटियोज प्रोटियोज एंजाइम, ट्राइपेप्सिन, ट्राइपेप्सिन, यानी कि ये हमारे पास ट्राइपेप्सिन, ये हमारे पास एंजाइम है जो कि हमारे पास एक्ट करते हैं किस पे? प्रोटीन पे। आमतौर पे हम जो डिस्कस करते हैं वो पेप्सिन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ये जो एंजाइम है जो को हम डाइट थ्रू जो हम लेते हैं उसके बारे में, ये जो एक्ट करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो फिर अगर बात करें, हमारे पास बॉडी में भी एंजाइम फॉर्म होते हैं। बॉडी में जो फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। यानी कि सेंट्रल डोग्मा इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी फॉर्म द सेल्स, फॉर्म द प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। सेंट्रल डोग्मा यानी कि सेंट्रल डोग्मा होता है, डोग्मा। अब ये एक प्रोसेस है, हम डिटेली डिस्कस करेंगे, वो हमारे अगला जो लेक्चर होगा उस पर ही बनाएंगे। तो फिर ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ही वो प्रोटीन जो होते हैं आमतौर पे फॉर्म हो जाते हैं। अगर बात करें इनकी, तो ये हमारे पास कंसिस्ट होते हैं 50% ऑफ द ड्राई वेट। हमें पता है कि ड्राई वेट इज द पार्ट व्हेन वी एवापोरेट द वाटर, द रिमेन पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज ड्राई वेट। अगर हम वेपराइज करा दें अपने वाटर जो भी हमारे पास सेल्स में मौजूद है, रिमेन जो हमारे पास पार्ट होता है हम उसे ड्राई वेट का नाम देते हैं। अब ये कह रहा है कि ड्राई वेट में जो हमारे पास 50% मौजूद होता है, हमारा जो प्रोटीन्स होगा वो 50% मौजूद होगा। रिमेंबर इट, ये हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसकी बात करें तो प्रोटीन्स हमें कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन्स जो होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू होते हैं। यानी कि टिश्यू हमारे पास जो भी फॉर्म हो रहे हैं वो प्रोटीन की वजह से ही फॉर्म हो रहे हैं। हमने पढ़ा कि अभी डिस्कस किया कि हमारे पास प्रोटीन कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं देता, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन में काम आते हैं। हमारी हेयर्स की फॉर्मेशन हो गई, स्किन की फॉर्मेशन हो गई, इसके अलावा एंजाइम्स हो गए मुख्तलिफ सारे से। वो मीनिंग कह सकते हैं कि वो हमारे पास एनर्जी का उनमें से कोई भी रोल नहीं होता। और इनके अलावा इनकी जो ब्रेक डाउन होती है वो हमारे पास लिवर्स में होती है।
हमारे पास लीवर में जो इनकी ब्रेक डाउन होगी, जैसे कि रिएक्ट करेंगे और इनकी जो ब्रेक डाउन होगी प्रोटीन की, वो लिवर्स में होगी। और इसके अलावा अब लीवर में क्यों हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड के बने हैं। अमाइनो एसिड्स में कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे पास टॉक्सिक्स होते हैं, तो फिर इसलिए वो टॉक्सिफिकेशन के लिए लीवर के पास जाते हैं और वही नॉर्मल कंडीशन में आके फिर हमारे पास डाइजेस्ट होते हैं। और इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, वो कौन कौन से प्रोटीन है, हमारे पास हेयर्स प्रोटीन है, नेल्स प्रोटीन है, फीदर्स प्रोटीन है, अभी ने डिस्कस किया। और इसके अलावा इनके सोर्सेज बात करें कि हमें वो प्रोटीन जो है वो कहाँ से और किस तरीके से मिल सकते हैं, तो हमारे पास मीट्स, फिश और इनके अलावा मिल्क से, हमारे पास जो मिल्क है, फिश है और इसके अलावा मीट्स जो भी सारे, उनमें से हमें प्रोटीन मिल सकती है। अगर बात करें कि हमारे ह्यूमन सिस्टम में, हमारे हमारी बॉडी में कौन से कितने तादाद में प्रोटीन मौजूद हैं, तो वो हमारे पास वो 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, यानी कि 10,000 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। और इसके अलावा ये जो प्रोटीन बने हुए हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं, वो अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। अमाइनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। अब अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड हमारे पास दो इकसाम के होते हैं, यानी कि दो किस्म के होते हैं अमाइनो एसिड। बेसिकली अमाइनो एसिड्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं असेंशियल असेंशियल और इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो होते हैं नॉन असेंशियल होते हैं, नॉन असेंशियल। अब असेंशियल और नॉन असेंशियल क्या है, देखो असेंशियल हम उसे कहते हैं अभी हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते, इट मीन दैट हम जो असेंशियल होते हैं वो अपनी डाइट थ्रू ले रहे होते हैं, यानी कि दोज अमाइनो एसिड व्हिच यू गेट फ्रॉम डाइट इज नोन एज असेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें अभी अभी डिस्कस किया कि प्रोटीन हमारी फॉर्म होते हैं बॉडी में भी, तो फिर इनका प्रोटीन अगर फॉर्म हो रहे हैं तो अमाइनो एसिड जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में भी होंगे। अब वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो हमें डाइट थ्रू ना लेने पड़े हैं, तो उनको नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाएगा। अगर इनकी बात करें इनकी तादाद की, तो हमारे पास असेंशियल जो होते हैं वो हमारे पास 9 होते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो नॉन असेंशियल होते हैं वो हमारे पास 11 होते हैं। हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड की तादाद होती है, याद रखेंगे, वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड देखोगे, ये हमारे पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो भी हमारे पास है बड़े तादाद में हमारी बॉडी में मौजूद है, यानी कि 11 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और जो हमारे 9 है वो हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं। ये था अमाइनो एसिड। अगर इसके अमाइनो एसिड को देखेंगे, अमाइनो एसिड बेसिकली है क्या, अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कंसिस्ट होता है किस चीज पे, एक तो अमाइनो ग्रुप से, अमाइनो ग्रुप्स में होगा और इसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे होगा। अगर इसकी बात करें हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर या केमिकल हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है उसकी बात करें तो हमारे पास बन जाता है NH2 और इसके अलावा ये कार्बन होते हैं और COOH इंटू यहीं पे रेडिकल लगा हुआ होता है और इसके अलावा यहीं पे हाइड्रोजन होती है। तो सबसे पहले हमें अभी डिस्कस किया कि ये जो कंस्ट्रक्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले तो अमाइनो ग्रुप पे होता है। अब अमाइनो ग्रुप, दिस इज अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप ऐसे हम जो नाम देते हैं वो देते हैं अमाइनो ग्रुप का, यानी कि ये जो हमारे पास मौजूद होगा वो अमाइनो ग्रुप होगा। और इसके अलावा दिस वन इज अ रेडिकल, ये हमारे पास रेडिकल होती है, इसे कह सकते हैं रेडिकल। और इसके अलावा ये जो हमारे पास COOH ग्रुप में है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो हमारे पास है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और इसके अलावा ये हाइड्रोजन में से बॉन्ड होती है। सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें तो ये जो हमारे पास NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप जो है वो याद रखेंगे कि हमारे पास अमाइनो एसिड में बेस के तौर पे काम करता है। और इसके अलावा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो याद रखेंगे कि एसिड के तौर पे काम करता है। और याद रखेंगे कि हर एक अमाइनो एसिड में ये जो चीजें हैं, जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है वो सेम ही रहती है एक्सपेक्ट इस चीज के, यानी कि रेडिकल के। अब रेडिकल बेसिकली वन थिंग व्हिच चेंज द अमाइनो एसिड फ्रॉम वन अनदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चेंज होते हैं हमारे पास रेडिकल की चेंज होने से, यानी कि अगर रेडिकल चेंज ना हो तो अमाइनो एसिड सेम ही रहते। अब रेडिकल मुख्तलिफ होते हैं तो इसलिए वो अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ हो जाते हैं, 20 अमाइनो एसिड हो जाते हैं। और अमाइनो एसिड जो सारे 20 अमाइनो एसिड होते हैं इनमें अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बन और इसके अलावा हाइड्रोजन होता है। इससे कार्बन को याद रखेंगे कि अल्फा कार्बन भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पे अल्फा चार्ज होती है,
दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात करें कि हमारे पास ये जो रेडिकल है, रेडिकल के चेंज होने से ही मुख्तलिफ हमारे पास अमाइनो एसिड बन रहे हैं। तो कुछ अमाइनो एसिड है जो हमने लिखे हैं ये भी। अगर बात करें तो हमारे पास ये जो है NH2 है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जी बिल्कुल, NH2 और H2N लिख सकते हैं। और इसके अलावा कार्बन सेम ही है और हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने वही सारा लिखा है। यहीं पे हमारे पास रेडिकल के तौर पे हमने हाइड्रोजन को अटैच कराया हुआ है। अब हाइड्रोजन के अटैच कराने से हमें क्या मिल रहा है कि हमें एक न्यू अमाइनो एसिड मिल रहा है जिसे हम ग्लाइसिनाइन कह रहे हैं। अब और इसके अलावा हम यहीं पे रेडिकल की थोड़ी सी तब्दीली लाके CH3 ग्रुप लगा दिया तो फिर हमारे पास जो अमाइनो एसिड मिला वो एलिनाइन मिल गया। और इसके अलावा हमने वही रेडिकल से हमारे पास जो अमाइनो एसिड था दूसरा वही सेम ही रखा है, मगर उनमें से हमारे पास जो रेडिकल है उसे चेंज करने पर हमें मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो हमने CH2OH ग्रुप से मिला के हमारे पास सेराइन मिला दिया, यानी कि ये रेडिकल चेंज होने से हमारे पास अमाइनो एसिड भी चेंज हो चुका है। अगर बात करें इनकी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज की, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पेप्टाइड इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड इन प्रोटीन, यानी कि हमारे पास जो प्रोटीन होंगे उनमें जो बॉन्ड बनेगी वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होगी। अब पेप्टाइड बॉन्ड कहें या लिंकेज कहें इज द सेम थिंग। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो वहीं पे बनती है। अब देखो सबसे पहले इनका ही मिसाल लेते हैं। हमारे पास ग्लाइसिन हमारे पास मौजूद है। इसको अगर देखें तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमारे पास N जो हमारे पास H2N है। अब जाहिर सी बात है मैं यहीं पे हाइड्रोजन मुकम्मल कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि मैं हाइड्रोलाइसिस के दौरान यहीं पे जो है उसकी सहूलत खातिर कर रहा हूँ, वरना यही सेम थिंग है। और इसके अलावा यहीं पे कार्बन होगी, उसके अलावा यहीं पे हाइड्रोजन मैंने सेम ही लिखा। और इसके अलावा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जी बिल्कुल, ऐसा हो गया। ये हमारे पास जो कार्बन बेस पे थी ये कार्बन, उसके अलावा यहीं पे हाइड्रोजन अटैच है। ये हमारे पास क्या होगा ग्लाइसिन। और प्लस में इसे ऐड करा रहा हूँ किस चीज को, एलिनाइन को। एलिनाइन बेसिकली क्या है हमारे पास, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ये लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ये जो कार्बन है, कार्बन सेम थिंग, कार्बन जो हमारे पास हमारे पास जो है वही लिखा। और इसके अलावा यहीं पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा। और CH2 जो हमारे पास रेडिकल के तौर पे था, CH3 हमने वही लिखा। और इसके अलावा हमारे पास जो ये ग्रुप है हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और OH ग्रुप बनाएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। वहीं पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड आपस में फॉर्म होके हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं या मोनोमर्स कहें तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में मोनोमर्स होते हैं, तो वही कंबाइन होकर हमारे पास पॉलीमर्स बनाते हैं। अब यहीं पे भी ऐसा ही होगा, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में फॉर्म होके हमारे पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड फॉर्म करेंगे। अब बात करें यहीं पे तो हमारे पास OH ग्रुप यहीं पे है और यहीं पे हाइड्रोजन है। अब क्या हो जाएगा कि यहीं पे हमारे पास वाटर जो है लॉस हो जाएगा, यानी कि H2O रिलीज हो जाएगा, रिलीज। आई होप आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। यही जो है हमारे पास वाटर जो है रिलीज हो गया। अब यहीं पे जो कंपाउंड बनेगा, हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसे ग्लाइसिलैन अलाइन कहते हैं, ग्लाइसिलैन अलाइन, ग्लाइसिलैन अलाइन। अब ग्लाइसिल अलाइन हमारे पास जो है वो हमारे पास एक अमाइनो एसिड फॉर्म हो गया है। अब यही जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज होती है। यहीं पे हमारे पास अब लिंकेज एक बॉन्ड बन गई जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। ओके, इसके अलावा इनकी ब्रेक डाउनिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज होती है, वो अभी डिस्कस करते हैं। अगर उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास जो है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज है वो किस तरीके से होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज है वो हम क्या करते हैं कि उनमें से वाटर जो है ऐड करते हैं, यानी कि अगर वाटर ऐड किया जाए उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। अब यानी कि यहीं पे हमारे पास ब्रेक डाउन किस चीज की हो रही है, पेप्टाइड लिंकेज की, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें से यानी कि हाइड्रोलाइसिस होगी। अब हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होगी, बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम शामिल होंगे, उनमें से एंजाइम शामिल होंगे तो फिर उसमें से क्या होगा, हमारे पास ब्रेक डाउन होगी पेप्टाइड लिंकेज की। अगर हम सपोज करते हैं कोई हमारे पास एंजाइम उठाते हैं, हमारे पास या कोई ऐसा प्रोटीन है जो उठाते हैं, अगर प्रोटीन को जो है हम क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं इनटू मोर देन 10 अमाइनो एसिड, यानी कि कोई भी हमारे पास एक प्रोटीन है, अगर उसे हम मोर देन 10 अमाइनो एसिड 10 अमाइनो एसिड से ज्यादा अगर हम ब्रेक डाउन कर लें तो उसको कहा जाएगा पेप्टोन। यानी कि पेप्टोन हम तब कहेंगे जब हमारे पास कोई प्रोटीन होगा, अगर उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं 10 अमाइनो एसिड तक वो ब्रेक डाउन हो रहा है
तो फिर हम उसे पेप्टोन कहेंगे। अगर इस पेप्टोन को ही हम फर्दर हमारे पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, यानी कि फर्दर से ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्यू अमाइनो एसिड, यानी कुछ अमाइनो एसिड के बचे की तादाद, उसको कहा जाएगा पेप्टाइड। पेप्टाइड यानी कि पेप्टोन अगर 10 अमाइनो एसिड हमारे पास है तो पेप्टोन, अगर उस 10 में से हम और ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमारे पास वो बन जाते हैं पेप्टाइड। अब उसमें से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वर्क हमारा, जो हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक अहम होती है। इसमें से क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में थोड़ा सा भी कोई अमाइनो एसिड अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर लेता है तो उसमें से क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता था, वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड थी वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था एफ सिंगर नाम से, जिसने हमें ये सीक्वेंस दी थी, एफ सिंगर। अब एफ सिंगर ने बेसिकली किया क्या था, एफ सिंगर ने इंसुलिन पे एक्सपेरिमेंट किया था। इंसुलिन, अब बेसिकली इंसुलिन क्या है, हमारे पास प्रोटीन ही है। अब इंसुलिन पे जब इसने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया तो इंसुलिन के बारे में ऐसे बताया कि इसमें से जो अमाइनो एसिड की तादाद होती है वो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 51 अमाइनो एसिड होते हैं और उनमें से चेन जो होती हैं वो 2 चेन्स होती हैं, यानी कि 2 चेन्स, इंसुलिन हैव 2 चेन्स एंड 51 अमाइनो एसिड्स। और इसके अलावा इसने कहा कि हमारे पास जो एक चेन होगी उसमें से हमारे पास कितने होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। और जो दूसरी चेन होगी वो हमारे पास उसमें से 30 अमाइनो एसिड्स होंगे। टोटल हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। वो जो चेन है हमारे पास, जो अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे हैं वो पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड से मिले होंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो 2 चेन्स आपस में हैं वो किस तरीके से मिले होंगे, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बने होंगे। अब ये देख सकते हैं। अब इसमें से क्या हो रहा है कि ये एक चेन है जो कि हमारे पास 21 अमाइनो एसिड की बनी हुई है, और ये हमारे पास दूसरी चेन है वो हमारे पास 30 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। अब 30 और 21 अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होकर 51 अमाइनो एसिड बना रहे हैं। और ये जो बॉन्ड है, यहीं पे मैंने शो किया हुआ है कि हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ही हमारे पास ये जो एक चेन है दूसरी चेन से कंबाइन होती है। और ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड आप देख रहे हैं, ये अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कंबाइन होते हैं। और इसके अलावा इसने और एक्सपेरिमेंट किया होमोग्लोबिन पे ऊपर, होमोग्लोबिन। अब बेसिकली होमोग्लोबिन हमारे पास कैरी करती है ऑक्सीजन को, हमें पता है। और इसने बताया कि होमोग्लोबिन में भी हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिकली हेमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन। और इसके अलावा इसने बताया हमें कि होमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 574। ओके। और इसने हमें ये भी बताया कि हमारे पास जो उसकी चेन्स होती हैं वो हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, यानी कि 574 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन एंड हैव 4 चेन्स। और इसमें से हमारे पास जो चेन्स होती हैं वो 4 चेन्स होती हैं। 2 हमारे पास अल्फा होती हैं, अल्फा चेन्स, 2 अल्फा चेन्स। और इसके अलावा 2 हमारे पास क्या होती हैं, बीटा चेन्स होती हैं। और याद रखेंगे कि हर एक अल्फा चेन हमारे पास क्या करती है, 141 अमाइनो एसिड्स कैरी करती है। और इसके अलावा हर एक बीटा चेन हमारे पास 146 अमाइनो एसिड्स कैरी करती है। अब ये जो हमारे पास वो होता है, रेशियो होता है इसका। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। अगर इस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, यानी कि कोई भी अगर अमाइनो एसिड किसी भी अपने स्पेस से तब्दील होकर किसी दूसरे अमाइनो एसिड की रिप्लेस करता है तो फिर उसमें से जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो हमारे पास सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर पाता। और इसके अलावा अगर बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किस पर डिटरमाइन की जाती है, बाय द जीन्स, यानी कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनसे डिटरमाइन की जाती है कि कौन सी सीक्वेंस किस तरीके से होनी चाहिए। और सिकल सेल एनीमिया इज अ बेसिकली डिजीज नेम व्हिच अकर्स बाय द होमोग्लोबिन, यानी कि एबनॉर्मलिटी ऑफ होमोग्लोबिन की वजह से जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है वो बीमारी होती है, डिजीज होती है बाय द एबनॉर्मलिटी ऑफ होमोग्लोबिन। अब बेसिकली इसमें से होता क्या है कि हमने होमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास 574 अमीनो एसिड होते हैं होमोग्लोबिन में। तो इसमें से क्या होता है कि वो जो चेन्स होती हैं 4 चेन्स पे बेसिकली मुश्तमिल होता है। तो फिर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है उसमें से थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। वैसे सबसे पहले इनमें जो 6th जो नंबर होता है हमारे पास गिलेटमेटिक एसिड जो है हमारे पास वो रिप्लेस कर जाता है। अब दूसरी जो सीक्वेंस है, अब ये जो पहली सीक्वेंस है आप देख रहे हैं ये कि नॉर्मल में है, और ये जो हमारे पास है म्यूटेट में है, यानी कि इसमें से तब्दीली आई है। और उसमें से तब्दीली कैसे आई है, जो हमारे पास गिलेटमेटिक एसिड है वो जो है उसमें से जो हमारे पास मिलेट में है उसमें से ये जो है विलाइन रिप्लेस कर जाता है।
और विलाइन जो रिप्लेस कर जाता है उसमें से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब बेसिकली इसमें जो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन हमारे पास कैरी करता है ऑक्सीजन को, जो को वो नॉर्मली कैरी नहीं कर पाता, उस वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो फिर ये है इसकी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की सिग्निफिकेंस, यानी कि इतनी अहमियत है, अगर कोई भी एक अमीनो एसिड उसमें से प्रोटीन में से रिप्लेस कर जाता है, कहीं अपनी जगह तब्दील कर लेता है, तो उसमें से उस प्रोटीन जो है सारा प्रोटीन सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके अलावा अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को देखा जाए तो हम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वन इज शेप्स, हम शेप के बुनियाद पे करते हैं और स्ट्रक्चर के बुनियाद पे करते हैं और इसके अलावा फंक्शन के बुनियाद पे करते हैं। अगर बात करें शेप की, शेप के बुनियाद पे आप लोगों ने हमने भाई पढ़ा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, वो चीजें हमारे पास इसमें से आ जाती हैं, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन। हम प्रोटीन को देख के हम 2 कैटेगरीज में से डिवाइड करते हैं शेप की बुनियाद पे। यानी कि हमारे पास फर्स्ट वन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास 2 डायमेंशनल होती हैं, 2 डायमेंशनल। और ये हमारे पास सेकंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन व्हिच इज इन 3 डायमेंशनल। हमारे पास ये जो होगी 3 डायमेंशनल होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो ये जो होगी फाइब्रस प्रोटीन होंगे, वो हमारे पास लार्ज फाइबर्स प्रोटीन होंगे। और ये जो हमारे पास ये जो है स्पेरिकल होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये जो हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन होंगे, यानी कि हमारे पास जो हमने जिक्र किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, तो फिर ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स होंगे। और इसके अलावा ये जो होंगे इनसॉल्युबल होंगे, किस चीज में? वाटर में, यानी कि वाटर में हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे हमारे पास हेयर्स हो गया, मुख्तलिफ चीजें हो गई। उसके अलावा हमारे पास नेल्स हो गए, स्किन हो गई, ये हमारे पास जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। वो किस चीज में है? वो हमारे पास और तो होते हैं और क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, उनका कोई क्रिस्टलाइन नहीं होता। और इलास्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो लचकदार भी होते हैं। और इसके अलावा परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। वो जो क्या करते हैं, हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऐसे तरीके से, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं सेल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बेसिकली उनका अगर मिसाल देखें तो स्किन में हमारे पास प्रोटीन है, वो जो है फाइब्रस प्रोटीन है। उसके अलावा स्पाइडर वेब हो गया, माइसिन हो गया, माइसिन बेसिकली प्रेजेंट इन स्किन। और इसके अलावा केराटिन हो गया, केराटिन जो हमारे पास मसल्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो ये चीजें हैं नेल्स हैं, वो बेसिकली इसमें से केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है। ये हमारे पास जो मसल्स और हेयर्स ये वगैरह जो है माइसिन प्रोटीन है, वो हमारे पास किस चीज में आता है? शेप के हवाले से फाइब्रियस प्रोटीन में आ जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास सेकंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। वो पहली बात तो हमने डिस्कस किया कि स्पेरिकल होता है। और वो जो होते हैं वो जो हमारे पास होते हैं टर्शियरी होते हैं, क्वाड्रिनरी होते हैं इन स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। और जो है होते हैं सॉल्युबल इन एसिडिक बेस होते हैं, यानी कि एसिडिक बेस अल्कोहल में वो सॉल्युबल होते हैं। और इसके अलावा दे कैन क्रिस्टलाइज, यानी कि वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। याद रखें कि ये क्रिस्टलाइज नहीं थे, ये नॉन क्रिस्टलाइन थे, बट ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। और इसके अलावा वर्क करते हैं किसके तौर पे? एंजाइम के तौर पे, यानी कि सारे जो एंजाइम है वो क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये जो एंटीबॉडी के तौर पे भी काम करते हैं, वो एंटीबॉडीज जो भी होंगी वो कहाँ पे आएंगी? ग्लोबुलर प्रोटीन में आएंगी। हमारे पास होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन आंसू और ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, तो फिर ये था हमारा शेप्स, प्रोटीन को हमने डिस्कस किया शेप्स के बुनियाद पे। अभी डिस्कस करते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन के बुनियाद पे। इसके अलावा हमने प्रोटीन को जो हमने डिवाइडेड किया हुआ है, फंक्शन के तौर पे भी डिवाइड किया हुआ है। अगर फंक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन के, जो हमारे पास फंक्शंस काम मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं, कुछ डाइजेशन पे हेल्प करते हैं। उनका जो हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल जो है हमारे पास अमाइलेज एंजाइम होता है, अमाइलेज, पेप्सिन्स एंड लाइपेज एंड ट्राइपेज, यानी कि ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे पास प्रोटीन के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और यानी कि अगर बात करें इनकी तो हमारे पास वो फंक्शंस कौन सा करा रहे हैं? फंक्शन हमारे पास हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी कि वो हमारे पास डाइजेशन ऑफ द फूड में हेल्प करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस करते हैं फूड को किसमें से? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मोनोमर्स में। ये है हमारे पास डाइजेशन एंजाइम्स में। और ट्रांसपोर्ट एंजाइम हमारे पास, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में भी कुछ प्रोटीन इस्तेमाल होती है। ये था डाइजेशन सिस्टम में। और द सेकंड वन इज मीनिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि उस ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस में कौन सा प्रोटीन जो है हमारे पास एक्ट कर रहा है। अगर देखें तो हमारे पास होमोग्लोबिन, बेसिकली एज वी नो वेरी वेल होमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन।
हमारे पास वो क्या करा रहा है, और उसके अलावा हमारे पास दूसरी भी चीज़ें हैं। दूसरा ये प्रोटीन है वो हमारे पास है एल्ब्यूमिन। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं O2 ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द बिलर्ड्स, वो जो बिलर्ड से उठाते हैं। और हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं लिम्फ थ्रू द बॉडी, यानी कि हमारे पास एज़ वी नो वेरी वेल हमारे पास एक तो बिलियर्ड होता है, या दूसरा तो हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ फ्लूइड होता है। अब बेसिकली ये जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट कराते हैं इन चीज़ों की। और इसके अलावा हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स के तौर पे भी प्रोटीन होते हैं, काम करते हैं। और बात करें हमारे पास तो कुछ चीज़ें होती हैं हार्मोन के तौर पे प्रोटीन काम करते हैं। हमारे पास इंसुलिन, इंसुलिन इज़ बेसिकली वर्क एज़ अ प्रोटीन वर्क एज़ अ हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन के तौर पे काम करता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन इज़ आल्सो प्रोटीन व्हिच वर्क एज़ अ हार्मोन्स। और इसके अलावा इनका फंक्शंस अगर देखें, फंक्शंस की बात करें, कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे पास जिस्म में जो भी मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं वही परफॉर्म करा रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिफेंस, यानी कि वो डिफेंस लेयर के तौर पे कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि काम करते हैं। उनकी अगर बात करें कि हमारे पास वही प्रोटीन कौन से हैं, सॉरी अमीनोग्लोबिन, बेसिकली अमीनोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ओके, जो हमारे पास क्या करा रहा है, हमारे पास प्रोटीन हमारे पास प्रोटेक्ट करा रहा है बॉडी को, किस चीज़ से, पैथोजन से। बेसिकली पैथोजन वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करती हैं, और ये क्या करता है, उसको उनसे डिफेंस कराता है, ये भी एक प्रोटीन ही है। और इसके अलावा अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल की, कॉन्ट्रैक्टाइल बेसिकली हमारे पास दो एंजाइम है, जैसे दो प्रोटीन है, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। बेसिकली एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर द प्रोटीन, क्या करा रहे हैं, मसल्स कंसंट्रेशन करा रहे हैं। अब मसल्स बेसिकली हमारे पास जो मसल्स में मूवमेंट वगैरह होती है, वो जो हमारे पास प्रोटेक्शन, वो जो हमारे पास वही चीजें करा रहे हैं, वो कौन करा रहे हैं, वही हमारे पास है एक्टिन और मायोसिन। और इसके अलावा ये जो है कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि स्टोरेज के तौर पे भी काम आते हैं। अब बेसिकली वो कौन से होते हैं, ल्यूमिन होते हैं, व्हाइट एग हो गया, वो क्या करते हैं, कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास ये जो चीजें होती हैं वो नरिशमेंट पैदा कर मोमेंट नरिशमेंट देती हैं। तो सबसे पहले ये इनका फंक्शंस हो गया, फंक्शंस मुख्तलिफ प्रोटीन्स, यानी कि कौन कौन से फंक्शंस करा रहे हैं, इसके बेस पे भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले हमने प्रोटीन को देखा कि शेप के बेस पे, और इसके अलावा हमने अभी फंक्शन के बेस पे देखा। और थर्ड वन हमने जो डिवाइड किया प्रोटीन को, वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे बेस पे भी डिवाइडेड किया हुआ है। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर में काम आते हैं, वो पहला अगर प्रोटीन देखेंगे, हमारे पास वही एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन बेसिकली स्ट्रक्चर के बेस पे है। हमने स्ट्रक्चर वो कौन सी स्ट्रक्चर में फॉर्म करा है, कौन सा काम करा रहा है स्ट्रक्चर के बेस पे, हमारे पास मसल्स जो है फार्मिंग प्रोटीन है, ये हमारे पास बेसिकली मसल की फार्मिंग करा रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक्टिन एक्टिन हो गया, और उसके बाद हमारे पास है सिप्लाई। अब केडीसिप्लाई इज अ प्रोटीन, वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है, जो कि हमारे पास बाइंड कराता है डिफ्राइज लाइक रॉक्स एंड स्टिक्स थिंग्स शेल्स फॉर द नेट ऑफ प्रे, यानी कि ये इन चीजों को हमारे पास क्या करा रहा है, बाइंड करा रहा है, किस किस चीज को, ड्राइव्स लाइक होते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गया, स्टिक्स हो गया, पिंग्स हो गया, शेल्स फॉर द नेट ऑफ प्रे, यानी कि इन सारी चीजों को हमारे पास क्या करा रहा है, ये बाइंड करा रहा है। दिस इज आल्सो प्रोटीन, यानी कि वो स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास थर्ड वन हमारे पास है कंट्रोसेलिन। अब कंट्रोसेलिन बेसिकली कर क्या रहा है, फॉर द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर में तौर पे काम कर रहा है। और हमारे पास जो है फोर्थ है, वो है हमारे पास कोलेजन। बेसिकली कोलेजन क्या करता है, हमारे पास स्ट्रेंथ देता है, किस चीज को स्ट्रेंथ देता है, एक तो हमारे पास इलास्टिक होता है, और इलास्टिक तो हमारे पास इलास्टिक किस चीज को देता है, स्किन को देता है, कंपोनेंट ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज जो कंपोनेंट होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, बोन होता है, टीथ होता है, इसे क्या देता है, इलास्टिक देता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर के भी तौर पे काम कर रहा है। और ये जो है हमारे पास पहली बात तो स्ट्रेंथ मजबूती देता है, और उसके अलावा ये जो इलास्टिसिटी देता है किस चीज को, हमारे पास कार्टिलेज हो गया, हमारे पास स्किन हो गई, लिगामेंट्स हो गया, टेंडॉन्स हो गया, और उसके अलावा बोन्स हो गए, टीथ हो गए, ये इन्हें क्या कर रहा है, इलास्टिक बना रहा है। और इसे इलास्टिन प्रोटीन, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अब ये जो है हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है किस चीज को, प्रोवाइड रेजिलेंस इन अब इलास्टिसिटी कर रहा है किस चीज को, टिश्यू को। और जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है उसे क्या करा रहा है, ये हमारे पास जो है वही इलास्टिसिटी करा रहा है, यानी कि वही हमारे पास लचकदार बना रहा है इस चीज को। और हमारे पास जो है फिब्रिन, बेसिकली फिब्रिन हमारे पास क्या कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पे भी ऐसा होता है, प्रोवाइड करता है बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि वो स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है इन इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक के दौरान एंड
नॉन इलास्टिक टिश्यू, यानी कि वो हमारे पास नॉन इलास्टिक या इलास्टिक जो टिश्यू है उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल बेयरिंग देता है। और उसके अलावा गेलाटिन, गेलाटिन बेसिकली क्या करता है, न्यूट्रिशन हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड प्रोटीन फ्रॉम स्किन्स एंड बोन्स, यानी कि वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो तौर पे काम करता है, हमारे पास प्रोवाइड करता है किस चीज को, प्रोटीन प्रोवाइड करता है किस चीज को, स्किन और बोन्स को। ओके, और इसके अलावा हमारे पास जो ये है हमारे पास वो है स्क्रेलिया सेलरिया प्रोटीन। बेसिकली सेलरिया प्रोटीन का हमारे पास जो काम है इंक्लूड करती है केरोटीन, इसमें से जो शामिल होते हैं वो केरोटीन, कोलेजन और इसके अलावा इलास्टिक एंड फाइब्रिन जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो उसमें से शामिल होते हैं। और टाइटिन, टाइटिन इज अ प्रोटीन जो हमारे पास स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है, किसी भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ माइसिन एंड हमारे पास जो दूसरी चीज है वो एक्शन फिलामेंट, यानी कि एक्शन फिलामेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। और ट्यूबलिन, और ट्यूबलिन की अगर बात करें कि ट्यूबलिन हमारे पास जो है माइक्रो ट्यूबल्स के तौर पे काम कर रहा है। और माइक्रो ट्यूबल्स बेसिकली हमारे पास फार्मिंग प्रोटीन है, यानी कि ट्यूबलिन प्रोटीन है माइक्रो ट्यूबल्स फार्मिंग करता है, यानी कि हमारे पास सेल्स में या बॉडी में जहाँ भी ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर हो रही है वो हमारे पास जो प्रोटीन ट्यूबलिन प्रोटीन होगा वही फॉर्म कराएगा, स्ट्रक्चर के तौर पर काम आएगा। और इसके अलावा केराटिन, केराटिन बेसिकली हमारे पास कुछ देते हैं नेल्स में केराटिन बना होता है और उसके अलावा फंक्शन के तौर पे वो स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम कर रहा है। और हमारे पास हेयर्स में हो गया फार्मिंग, और इसके अलावा फार्मिंग प्रोटीन्स है, ये हमारे पास केराटिन जो है स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है। कैसे, हमारे नेल्स जो होते हैं उसके अलावा हेयर्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है। बेसिकली ये था प्रोटीन और उसका हमारे पास डिवीजन ऑफ द प्रोटीन, जिसमें से हमने मुख्तलिफ डिवीजन ऑफ द प्रोटीन्स की। और आई होप आप लोगों का पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनसे फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।